नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेरू क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसे ज़रा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके 2 पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट है वो आपके दे रखा है कि कोरोना से संक्रमित बुजुर्गों के लिए अहमदाबाद में जो पहला जीरियाट्रिक वार्ड शुरू किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके संसद में कृषि से संबंधित जो 3 बिल पेश किए गए उनके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए, कोरोना संक्रमण को देखते हुए कहां पर बुजुर्गों के लिए देश का पहला जीरियाट्रिक वार्ड बनाया गया है? तो राइट आंसर है अहमदाबाद। विद्यार्थियों, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में बुजुर्गों के लिए देश का पहला जीरियाट्रिक वार्ड बनाया गया है। और एक बात और है इसमें ये कि कोरोना से संक्रमित 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को विशेष देखरेख के साथ चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए 1200 बेड वाले इस अस्पताल में विशेष वार्ड शुरू किया गया है। और इस वार्ड की इस वार्ड में जो है 60 मरीजों को भर्ती करने की क्षमता है। तो ये जो विशेष वार्ड बुजुर्गों के लिए बनाया गया है इसकी क्षमता 60 मरीजों की है, यानी 60 मरीज तक इसमें भर्ती किए जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और इसमें आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो वार्ड जो बनाया गया है बुजुर्गों के लिए, तो इसमें आयु का आप ध्यान रखिएगा। 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए जो है ये उनकी जो है विशेष रूप से देखभाल करने के लिए ये वार्ड बनाया गया है। यानी कि वो मरीज वो बुजुर्ग जो कि कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है, तो उनकी जो विशेष देखरेख के लिए जो है ये वार्ड बनाया गया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन है? तो राइट आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अभी जो कृषि बिल पेश किए गए हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। विद्यार्थियों, आपको मैंने पिछले वीडियो में एक बात बताई थी, वो ये कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल, जिन्होंने कृषि बिलों का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया था, शिरोमणि अकाली दल की नेता जो है हरसिमरत कौर बादल जिन्होंने इस्तीफा दिया था, तो उनका आप ध्यान रखिएगा। वो जिस पद पर रही है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, और यहाँ पर ये नरेंद्र सिंह तोमर ये केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, फिच सॉल्यूशंस ने अपने पूर्व अनुमान को संशोधित करते हुए 2020 में भारत की ईंधन की मांग कितने प्रतिशत घटने का अनुमान व्यक्त किया है? तो राइट आंसर है 11.5%। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आप क्वेश्चन में लिखा है कि अपने पूर्व अनुमान को संशोधित करते हुए, तो क्योंकि इस जो है रेटिंग एजेंसी पिच सॉल्यूशंस ने, एक ये रेटिंग एजेंसी है, तो पिच जो है सॉल्यूशंस ने जो है पहले अनुमान व्यक्त किया था कि 2020 में भारत की ईंधन की मांग में जो है कमी आएगी 9.4%। पहले जो है अनुमान व्यक्त किया था 9.4% की कमी आने का, परंतु अब उसमें संशोधन करके बताया है कि ये जो है मांग में जो कमी आएगी वो 11.5% तक की रहेगी। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, जिसमें आपके ब्रैकेट में लिखा हुआ बीए संवर्धन और सरलीकरण, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 तथा कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को राज्यसभा ने कब पारित किया? तो राइट आंसर है 20 सितंबर।
यानी कि 20 सितंबर 2020 को। विद्यार्थियों, आपके एग्ज़ाम में कई बार ऐसा भी होता है कि विधेयक के बारे में डेट पूछ ली जाती है कि ये राज्यसभा से कब पारित हुआ या लोकसभा से कब पारित हुआ, ये डेट पूछी जाती है। इसलिए आप ये डेट ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर इन विधेयकों से संबंधित मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ। जैसा कि आपको जो पता होगा इसमें कि कृषि से संबंधित 3 विधेयक संसद में पेश किए गए। इनमें से एक आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में पारित हुआ था और उसके बाद 17 सितंबर 2020 को ये दोनों विधेयक जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये दोनों विधेयक यानी कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक और एक दूसरा ये आपके कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक, ये दोनों विधेयक 17 सितंबर 2020 को जो है लोकसभा में पारित हुए और अब ये दोनों विधेयक 20 सितंबर 2020 को जो है राज्यसभा से भी जो है भारी विरोध के बावजूद पारित हो गए। यानी कि विपक्ष ने जो है राज्यसभा में विपक्ष ने इन दोनों विधेयकों का बहुत अधिक विरोध किया था। और जैसा कि आपने जो टीवी पर समाचारों में देखा भी होगा कि वहाँ पर उपसभापति से जो है इसकी विधेयक की प्रतियां छीन ली गई, फाड़ दी गई, और तो माइक जो है तोड़ा गया। तो ये इतना वहाँ पर राज्यसभा में विरोध हुआ, तो इस भारी विरोध के बावजूद ये दोनों विधेयक राज्यसभा में पारित हुए और अब ये दोनों विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास भिजवाए जाएंगे और राष्ट्रपति जी जब हस्ताक्षर कर देंगे तो ये दोनों विधेयक अधिनियम का रूप ले लेंगे। यानी कि जब तक राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तब तक वो विधेयक ही कहलाता है। विधेयक जिसको हम अंग्रेजी में बोले बिल, और राष्ट्रपति जी के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद जो है विधेयक कहलाता है अधिनियम, क्योंकि राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देते हैं तो कानून का रूप ले लेता है, तो फिर उसको हम बोलते हैं अधिनियम, जिसको अंग्रेजी में बोलें आप एक्ट। तो यहाँ पर ये दोनों विधेयक जो है लोकसभा राज्यसभा से पारित हो चुके हैं और अब राष्ट्रपति के पास भिजवाए जाएंगे। राष्ट्रपति जब इन विधेयकों पर हस्ताक्षर कर देंगे तो ये कानून का रूप ले लेंगे, जिसको हम बोलेंगे अधिनियम। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात और मैं बताऊँ आपको, क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर ये भी आपको जानकारी रखना जरूरी है कि इन 3 विधेयकों में क्या बात जो है, क्या क्या बातें शामिल है। तो विद्यार्थियों, क्योंकि इन तीनों विधेयकों के बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, तो पहले मैं बताऊं आपको, इसमें कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक जो है, ये विधेयक किसानों को मंडी के बाहर फसल बेचने की छूट देता है। यानी कि किसान अपने माल को चाहे तो मंडी में बेचे, चाहे मंडी के बाहर जो है किसी भी व्यापारी को वो बेच सकता है, ये इसमें प्रावधान है। इसके अलावा एक बात और है, वो ये कि इसके कानून का रूप ले लेने पर, मतलब अधिनियम बन जाने पर, किसान जो है दूसरे राज्य में भी फसल बेच सकेगा। यानी कि इस विधेयक की खास बात यह है कि किसान चाहे तो अपना माल मंडी के अंदर बेचें, चाहे मंडी के बाहर बेचें, ये उसको छूट होएगी। अब तक तो किसान केवल मंडी में ही जो है अपना माल बेचता था, परंतु अब उसको छूट है कि वो मंडी के बाहर भी किसी व्यापारी को अपना माल बेच सकता है। दूसरा इसमें जो प्रावधान है वो ये कि किसान चाहे तो अपने माल को जो है अपने राज्य के बाहर भी जो है बेचने के लिए ले जा सकता है। ये इस जो है विधेयक में प्रावधान है। और दूसरा जो ये विधेयक आपके लिखा हुआ है, कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक, तो इस जो है विधेयक की बात करें तो ये कॉरपोरेट फार्मिंग को मंजूरी देता है और किसान उपज होने से पहले उसका सौदा कर सकेगा। यानी कि किसान जो फसल बोता है अपने खेत में, तो उस फसल का पहले से ही वो जो है सौदा, यानी कि जो है उसमें करार कर सकता है, सौदा पहले से ही, यानी बेचने का सौदा पहले से ही कर सकता है वो। और ऐसा वह किसी भी थोक विक्रेता या निर्यातक या बड़ी कंपनी उनके साथ कर सकता है, चाहे तो वो थोक जो है विक्रेता यानी होलसेल जो है होलसेलर, और निर्यातक
या बड़ी कंपनी के साथ भी वो जो है सौदा कर सकता है। यानी कि उसकी छूट है इसमें कि फसल जो है का उत्पादन नहीं हुआ उससे पहले ही वो जो है सौदा कर सकता है कि ये जो फसल होगी इसमें वो आपको बेची जाएगी। ये ऐसा करने की छूट किसान को है इस विधेयक में। और तीसरा जो विधेयक जिसकी बात मैंने कही कि 15 सितंबर को जो है लोकसभा में पेश हुआ था, और 15 सितंबर को लोकसभा से पारित हुआ था, तो वो विधेयक है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। जैसा मैंने अभी पहले आपको बता दिया, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। तो इस विधेयक में प्रावधान है कि फसलों के स्टॉक की सीमा अब नहीं रहेगी। यानी कि इस जो है विधेयक में अब फसलों की स्टॉक की सीमा समाप्त कर दी गई है। यानी कि जो आवश्यक वस्तुओं के रूप में आते हैं आपके जो आलू है या प्याज है या दलहन है, ये जो फसलें हैं तो इनके स्टॉक की सीमा समाप्त कर दी गई है। पहले लिमिट होती थी कि इससे ज़्यादा जो है वो स्टॉक नहीं किया जा सकता, परंतु अब वो स्टॉक की सीमा इस विधेयक के द्वारा समाप्त कर दी गई है। तो आप तीनों विधेयकों के बारे में जो है ये जानकारी याद रखिएगा। और यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, डेट ज़रूर याद रखिएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 15 सितंबर को लोकसभा से पारित हुआ। फिर मैंने आपको बताया कि 17 सितंबर 2020 को ये दोनों विधेयक जो आपके क्वेश्चन के रूप में लिखे हुए हैं, ये 17 सितंबर 2020 को लोकसभा से पारित हुए और 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा से ये दोनों विधेयक पारित हुए। ये डेट आप जरूर याद रखिएगा। और इन विधेयकों में क्या क्या प्रावधान है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2020 में क्या प्रावधान किया गया है जिसे राज्यसभा ने 20 सितंबर 2020 को पारित कर दिया है। विद्यार्थियों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आपके एग्जाम में बड़े क्वेश्चन देते हैं, एक आध ही कोई जो है एक लाइन के एक आध क्वेश्चन देते हैं, बाकी बड़ी जो है बड़े क्वेश्चन के रूप में यानी 2-3 लाइनों के रूप में क्वेश्चन देते हैं। इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को जो है विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपके, तो इसका राइट आंसर है कर्ज नहीं चुकाने पर कॉर्पोरेट कर्जदार व गारंटर दोनों के खिलाफ साथ साथ दिवाला कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कोई कंपनी, कोई उद्योगपति कर्ज लेता है तो उसको जो है गारंटर भी जो है, यानी कि उस कर्ज की गारंटी देने वाला, यानी कि अगर वो कर्ज नहीं चुकाता है तो इस कर्ज का भुगतान मैं करूंगा, तो वो व्यक्ति कहलाएगा गारंटर। ये तो इसमें ये प्रावधान किया हुआ है कि कर्ज नहीं चुकाने पर कॉर्पोरेट यानी कि उद्योगपति, कॉर्पोरेट कर्जदार व गारंटर दोनों के खिलाफ साथ साथ दिवाला कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आप जानते हो कि जब कर्ज है नहीं चुकाया जाता है तो फिर उस व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इसमें ये प्रावधान है कि दोनों के खिलाफ ही ये साथ साथ दिवाला की कार्रवाई की जाएगी, ये इसमें प्रावधान है। तो विद्यार्थियों आप अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आने वाले संस्थान जिसका नाम आपके भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे वह किस देश के पोट्सडम जलवायु प्रभाव अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के एक संयुक्त अध्ययन में पाया गया है कि बड़े पैमाने पर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट भारतीय मानसून को समझने में बेहतर मदद कर सकते हैं। तो राइट आंसर है जर्मनी। यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आने वाले संस्थान जिसका नाम आपके दे रखा है भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान जो पुणे में है, तो और दूसरा ये जर्मनी का जो संस्थान है जिसका नाम दे रखा है पोट्सडम जलवायु प्रभाव अनुसंधान संस्थान। तो इन दोनों की जो है संयुक्त अध्ययन में ये पाया गया है कि बड़े पैमाने पर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट भारतीय मानसून को समझने में बेहतर मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और बात जो बताई गई है वो ये कि जो है बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी परिघटनाएं सूखा या अतिवृष्टि जैसी मौसम पद्धति की दिशा में भी ले जा सकती हैं। यानी कि ये जो घटनाएं हैं
ज्वालामुखी परिघटनाएं सूखा या अतिवृष्टि जैसी मौसम पद्धति की दिशा में ले जा सकती है। यानी इनकी वजह से जो है कहीं पर सूखा, कहीं पर अतिवृष्टि यानी कि बहुत ज़्यादा वर्षा वाली स्थितियां बन सकती हैं। ये इस अध्ययन में बताया गया है। तो विद्यार्थियों, आपको भारतीय संस्थान का यानी कि भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो ये भी आपको याद रखना है, पुणे में है। और दूसरा ये जो जर्मनी का संस्थान है, इसका नाम भी आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का बाहरी कर्ज एक स्थिति रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार मार्च 2019 से मार्च 2020 के अंत तक कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो राइट आंसर है 2.8%। यानी कि भारत सरकार के द्वारा जो विदेशों से, बाहरी कर्ज से मतलब विदेशों से जो कर्ज लिया गया है, जिसमें एशियाई विकास बैंक है या विश्व बैंक है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, तो ये बाहरी कर्ज जो है वो बताया गया है 2019-20 का की ये रिपोर्ट का, यानी कि मार्च 2019 से लेकर मार्च 2020 के अंत तक ये कर्ज कितना बढ़ा है? तो 2.8%। और यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कर्ज है 2.8% बढ़कर कितना हुआ है? तो 558.5 अरब डॉलर। विद्यार्थियों में दोबारा से जो है बोल रहा हूँ, ये 2.8% बढ़कर 558.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया है ये कर्ज। तो ये आपको ये भी याद रखना है कि कितना बड़ा है कर्ज, और जो कि मार्च 2019 के अंत तक 543 अरब डॉलर था। तो पहले मार्च 2019 के अंत तक तो ये कर्ज था, विदेशी कर्ज 543 अरब डॉलर, जो कि अब मार्च 2020 के अंत तक बढ़कर हो गया है 558.5 अरब डॉलर, यानी कि 2.8% बढ़ा है। तो विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आप विशेष रूप से याद रखिएगा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। खादी व ग्रामोद्योग आयोग के आदेश पर फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्पेंडल और अन्य ई कॉमर्स कंपनियों ने अपने मंच से खादी ब्रांड नाम से उत्पाद बेचने वाले कितने वेब लिंक हटा दिए हैं? तो राइट आंसर है 160। यानी कि इन कंपनियों के द्वारा खादी ब्रांड के नाम से नकली जो है वो बेचे जाते थे उत्पाद। तो खादी के नाम पर जो नकली उत्पाद बेचे जाते थे, तो ऐसी जो है वेब लिंक को हटाया गया है, वो है 160। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी फिल माइकलसन किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है गोल्फ। विद्यार्थियों, इसमें आपके डार्क नहीं किया हुआ है, परंतु मैं बोल रहा हूँ राइट आंसर है गोल्फ, यानी कि ये गोल्फ से संबंधित है खिलाड़ी। तो आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में कितने मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते हुए 100वीं जीत हासिल की है? तो राइट आंसर है 161 मैच। यानी कि महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से कप्तानी करते हुए 161 मैच खेले हैं और उनमें से 100 जो है मैच उन्होंने जीते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये उपलब्धि हासिल करने वाले जो है ये पहले कप्तान है। आईपीएल में जो है 100वीं जीत हासिल करने वाले महेंद्र सिंह धोनी पहले कप्तान है। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।